फिल्म की शुरुआत महल के बाहर होती है, जहां मजदूर और जानवर मिलकर एक लंबी सड़क बना रहे होते हैं। भारी मशीन को खींचते खींचते एक जानवर पूरी तरह थक जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। तभी एक सैनिक उसे बेरमी से दोबारा काम करने के लिए मजबूर करता है। अचानक आकाश से किसी अजीब शक्ति की उपस्थिति महसूस होती है। सैनिक भी इस अनजानी मौजूदगी को भांप लेता है। पल भर में वो रहस्यमय अस्तित्व प्रकट होता है और जकड़े हुए सभी जानवरों को उनकी जंजीरों से मुक्त कर देता है। वो कोई और नहीं, एल्फाबा होती है। एल्फाबा एक एक करके पहरेदारों पर टूट पड़ती है और सभी को जमीन पर गिरा देती है। तभी उसकी नजर सामने से आते हुए सैनिकों के एक समूह पर पड़ती है। खतरे को समझते ही वो अपनी जादुई झाड़ू पर सवार होती है और हवा में उड़ते हुए वहां से गायब हो जाती है। उसकी मौजूदगी की खबर पूरे ओज में आग की तरह फैल जाती है। हर जगह चेतावनियां जारी होने लगती है और लोग उसके अगले हमले के डर में जीने लगते हैं। एल्फाबा अब एक एकांत स्थान पर रहती है, जहां वो चाहती है कि लोग ये समझें कि वो बुरी नहीं है। वो लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती है कि ओज के जादूगर द्वारा उसके बारे में फैलाए जा रहे सारे आरोप और झूठ गलत है। एक दिन आकाश की ओर देखते हुए उसे ग्लिंडा की याद आती है, जो अब ओज की जनता की चहेती बन चुकी है और जिन्हें साहसी और लोकप्रिय राजकुमार फियरो का प्रेम प्राप्त है। उधर मैडम मॉरिबल ग्लिंडा का इंतजार कर रही होती है। वे उसे एल्फाबा के कारण फैल रही अव्यवस्था के बारे में सावधान करती है और कहती है कि परेशान जनता के लिए सिर्फ ग्लिंडा ही इस समस्या का समाधान कर सकती है। मैडम मॉरिबल ग्लिंडा को यात्रा का एक नया साधन सौंपती है, एक जादुई बुलबुला। उसे देखते ही ग्लिंडा उत्साह से भर जाती है और बार बार उसका बटन दबाने लगती है। उसकी इस बचकानी हरकत से मैडम मॉरिबल झुंझला जाती है। वे ग्लिंडा को समझाती है कि अब उसकी हवा में टिक न पाने की कमी इस बुलबुले की यांत्रिक शक्ति पूरी कर देगी और उसे लोगों को यह भरोसा दिलाने देना चाहिए कि वो स्वयं अपने जादू से उसे हवा में तैराए हुए है। मैडम मॉरिबल उसे एक जादुई छड़ी भी देती है और कहती है कि वे उससे उद्घाटन समारोह में मिलेंगी। छड़ी को देखते ही ग्लिंडा का मन अतीत में चला जाता है। उसे अपना बचपन याद आता है, जब उसके जन्मदिन पर उसे पहली बार एक जादुई छड़ी तोहफे में मिली थी। नन्ही ग्लिंडा ने पूरी कोशिश की थी कि वो उससे सच में जादू कर सके, लेकिन हर बार असफल रही। हालांकि बाकी बच्चे ये मान बैठे थे कि आकाश में दिखा इंद्रधनुष उसी के जादू से बना है, लेकिन ग्लिंडा जानती थी कि वो उसका जादू नहीं था। यही सोचकर वो बहुत दुखी हो गई थी। उसका दिल टूट गया था और वो रोते हुए कह रही थी कि वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच में जादुई बनना चाहती है। तभी उसकी मां ने उसे अपने पास बिठाया और प्यार से समझाया। उसने कहा कि लोग उसे वैसे ही बहुत प्यार करते हैं जैसी वह है, और यही उसके लिए सबसे जरूरी बात है। मां के ये शब्द उस छोटी सी बच्ची के दिल में कहीं गहराई तक बस गए। उन शब्दों को याद करके ग्लिंडा खुद को संभालती है और आगे बढ़ती रहती है। कुछ समय बाद वो अपने जादुई बुलबुले में सवार होकर उद्घाटन समारोह में पहुंचती है। वहां मौजूद लोग उसे पहले से भी ज्यादा सराहते हैं। ग्लिंडा सबके सामने घोषणा करती है कि पीली ईंटों वाली सड़क अब पूरी तरह खोल दी गई है। ओज के लोग जश्न मनाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब वे जादूगर के प्रभाव से आजाद हो चुके हैं। खुशी से झूमते हुए वे ग्लिंडा के साथ गीत गाते हैं और पूरा शहर उत्सव में डूब जाता है। तभी मैडम मॉरिबल घोषणा करती है कि फियरो को गेल फोर्स का नया कप्तान नियुक्त किया गया है और उसका काम होगा दुष्ट चुड़ैल को पकड़ना। यह सुनकर फियरो स्तब्ध रह जाता है। उसे पता चलता है कि साथ ही वो लोगों की नजरों में ग्लिंडा से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। इसी बीच अफवाहें फैलने लगती है कि दुष्ट चुड़ैल की एक अतिरिक्त आंख है और उसकी आत्मा गंदी है, जिसे पवित्र जल से नष्ट किया जा सकता है। ये सब सुनकर फियरो को गुस्सा आ जाता है। वो ग्लिंडा से कहता है कि उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है और वो वहां से जाना चाहता है, लेकिन ग्लिंडा उसे याद दिलाती है कि लोग उन्हें देख रहे हैं। फियरो जवाब देता है कि वो तारीफ और प्रशंसा का विरोध नहीं कर सकती। वो कहता है कि वह एल्फाबा को किसी और से पहले ढूंढना चाहता है। ग्लिंडा उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो जाए, क्योंकि वो अपना फैसला कर चुकी है। ये सुनकर फियरो ग्लिंडा के साथ रहने का निर्णय करता है। वो उसे चूमता है और उसके बाद समारोह छोड़कर चला जाता है। फियरो के जाते ही ग्लिंडा उदास हो जाती है। वो एक गीत गाती है जिसमें वो कहती है कि लोग तभी खुश होते हैं जब उनके सपने पूरे होते हैं। गीत के बाद वो ओज के लोगों का अभिवादन करती है। तभी जादूगर वहां पहुंचता है और कहता है कि उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन मैडम मॉरिबल उसकी बात को पलट देती है और भीड़ के सामने ये दावा कर देती है कि एल्फाबा ग्लिंडा को मारने आई है। इसके बाद गेल फोर्स को एल्फाबा के पीछे लगा दिया जाता है। पंखों वाले बंदरों के साथ वे दुष्ट चुड़ैल का पीछा करते हुए जंगल की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन एल्फाबा अपनी चाल से पंखों वाले बंदरों का ध्यान भटका देती है और घने जंगल में छिप जाती है। कप्तान फियरो और उसके सैनिक एल्फाबा की तलाश करते हुए जंगल में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसे कहीं न पाकर कप्तान सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दे देता है। उसे विश्वास हो जाता है कि एल्फाबा वहां नहीं है। सब लौट जाते हैं, जबकि उसी समय पेड़ों के पीछे छिपी एल्फाबा सब कुछ देख रही होती है। एल्फाबा जानती थी कि कप्तान ने उसे देख लिया था, फिर भी जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया। उसी पल उसे ग्लिंडा और फियरो के साथ बिताए हुए पुराने दिन याद आ जाते हैं। इधर एल्फाबा को यह भी पता चलता है कि नेसारोस को नया शासक गवर्नर बना दिया गया है। सत्ता संभालते ही
नेसारोस एक जानवर विरोधी अल्पसंख्यक कानून लागू करती है। इस कानून पर ओज के लगभग सभी इलाकों ने हस्ताक्षर कर दिए होते हैं, सिवाय मंचकिनलन के। बाकी शासक उसके फैसले की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। बॉक नेसारोस को समझाता है कि वो इस कानून पर हस्ताक्षर न करे, लेकिन नेसारोस उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि बॉक हर हाल में उसके साथ खड़ा रहा है और इसके लिए वो उसकी आभारी है। बॉक जवाब देता है कि अब उसे आगे बढ़ जाना चाहिए। ये सुनते ही नेसारोस उसे तुरंत वहां से चले जाने का आदेश दे देती है। कुछ समय बाद बॉक जब अपनी रेलगाड़ी पकड़ने के लिए रवाना होने ही वाला होता है, तभी एक सिपाही उसे रोक लेता है। वो उससे परमिट मांगता है, क्योंकि नए कानून के अनुसार अब मंचकिनलन जाने के लिए अनुमति आवश्यक हो गई थी। सिर्फ बॉक ही नहीं, बल्कि कई और लोगों को भी बिना परमिट के ट्रेन से उतारा जा रहा होता है। उधर जंगल में भटकती हुई एल्फाबा को चारों ओर फैली अफरात फरी की आवाजें सुनाई देती हैं। डर के मारे सारे जानवर पंखों वाले बंदरों की वजह से ओज छोड़कर भाग रहे होते हैं। एल्फाबा उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो उनसे विनती करती है कि वे ओज न छोड़े और उसके साथ खड़े हों। इसी दौरान उसकी मुलाकात फिर से डिलमंड से होती है। वे उसे बताते हैं कि उनके पास ओज छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। एल्फाबा कहती है कि ओज के बाहर तो सिर्फ सूनापन और खालीपन है, वहां कुछ भी नहीं। लेकिन डॉक्टर डिलमंड दुखी स्वर में कहते हैं कि जब तक एल्फाबा जिंदा है, ओज में कोई भी चैन से नहीं जी पाएगा। वे उससे पूछते हैं कि वो वहां टिके रहना क्यों चाहती है। एल्फाबा जवाब देती है कि ओज ही उसका घर है। उसने यहाँ एक वादा किया है। उसके मन में एक सोच है, एक मकसद है। वो ओज को सच में घर बनाना चाहती है, क्योंकि घर से बेहतर कुछ भी नहीं होता। एल्फाबा जानवरों से कहती है कि अगर वे हार मानकर ओज छोड़ देंगे तो उन्हें फिर कभी इस जगह जैसा कुछ नहीं मिलेगा। वो उनसे उसके साथ खड़े होकर लड़ने की अपील करती है। तभी अचानक एक शेर सामने आता है और सच्चाई उजागर करता है। वो बताता है कि पंखों वाले बंदरों को उड़ने की शक्ति देने वाला जादू एल्फाबा ने ही किया था। एल्फाबा ये स्वीकार कर लेती है, लेकिन कहती है कि उसे धोखा दिया गया था। अगर उसे सच्चाई पता होती तो वो ऐसा जादू कभी नहीं करती। ये सुनकर जानवर खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। वे निराश होकर एक सुरंग के रास्ते वहां से चले जाते हैं। पंखों वाले बंदर खामोशी से उन्हें जाता हुआ देखते रह जाते हैं। उधर बॉक नेसारो से नाराज होता है, क्योंकि उसी की वजह से उसे वहां रुकना पड़ा था। वो चुपचाप अपना काम करता रहता है। तभी उसकी नजर एक कागज पर पड़ती है, जिसमें ग्लिंडा की सगाई की घोषणा होती है। उसे पढ़ते ही वो वहां से चला जाता है। इसी दौरान एल्फाबा नेसारोस के पास पहुंचती है और कहती है कि उसे उसकी मदद चाहिए। ये सुनकर नेसारोस गुस्से में आ जाता है। वो शिकायत करता है कि उसके पिता की मृत्यु के बाद एल्फाबा ने एक बार भी उससे मिलने की कोशिश नहीं की। एल्फाबा ने उस दिन पहली बार अपने दिल का बोझ हल्का किया। उसने नेसारोस को बताया कि उसके पिता उससे नफरत करते थे और हमेशा उसे बोझ समझते रहे। यही वजह थी कि उसके अंदर एक गहरी टीस पलती रही। एल्फाबा ने कहा कि अब नेसारोस ओज की शासक है, तो शायद वो उसकी मदद कर सकती है। लेकिन तभी नेसारोस ने भी एल्फाबा से मदद मांगी। उसकी आवाज में तड़प साफ थी। उसने कहा कि वो फिर से उन दिनों में लौटना चाहती है जब स्कूल के समय बोके ने उसे बताया था कि वो सुंदर है, जब उसकी बातों से उसे अच्छा महसूस होता था। नेसारोस बोली, वो वही एहसास फिर से जीना चाहती है, वही अपनापन, वही चाहत। अचानक जादू पुस्तक अपने आप खुल गई। उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। एल्फाबा ने उस संकेत को समझा और एक मंत्र पढ़ डाला। जादू का असर दिखाई दिया। नेसारोस का शरीर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। वो हवा में तैर रही थी और उसके चेहरे पर खुशी छलक रही थी। उसे लगा मानो उसका सपना सच हो रहा हो। उसी पल बोके वहां पहुंच गया। सामने एल्फाबा को देखकर वो चौंक गया। उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने कहा कि उसे तुरंत ग्लिंडा के पास जाना होगा, अपने दिल की बात कहने के लिए, क्योंकि अगर देर हो गई तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। बोके की ये बातें सुनते ही नेसारोस के चेहरे पर संतुलन टूट गया। खुशी पल भर में गुस्से में बदल गई। बोके ने उसे कठोर शब्दों में बताया कि वो उसके साथ गलत कर रही है। उसने कहा कि उसे जबरदस्ती अपने पास रोकना बुराई है और इसी वजह से वो सच में दुष्ट बन गई है। बोके के लिए पागल हो चूंकि नेसारोस ने अपना विवेक खो दिया। उसने जल्दबाजी में एक ऐसा मंत्र ढूंढना शुरू किया जिससे वो बोके का दिल जीत सके, लेकिन उसकी आंखों ने शब्दों को गलत पढ़ लिया। मंत्र उल्टा पड़ गया। जादू की चूक ने तबाही मचा दी। बोके का दिल सिकुड़ने लगा। उसकी सांसें उखड़ गई और वो वहीं गिर पड़ा। एल्फाबा ने नेसारोस को सख्त लहजे में कहा कि वो वहां से चली जाए ताकि वह उस मंत्र को पलटने का रास्ता खोज सके। नेसारोस मजबूरन अलग हट गई। वो चुपचाप बैठकर बोके के लिए प्रार्थना करती रही। मन में डर, अपराध बोध और उम्मीद तीनों एक साथ उमड़ रहे थे। कुछ समय बाद एल्फाबा लौटी। उसने बताया कि बोके अब सुरक्षित है, उसकी जान बच गई है। लेकिन फिर उसने एक और सच कहा, अब बोके को दिल की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये कहकर एल्फाबा वहां से चली गई। उसका अगला लक्ष्य था जादूगर, जिसे ढूंढे बिना अब कोई रास्ता नहीं बचा था। एल्फाबा के जाते ही अचानक दरवाजे जोर से खुल गए। धड़ाम की आवाज के साथ बोके सामने आया, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं था। उसका शरीर धातु का बन चुका था। जब उसने शीशे में खुद को देखा तो उसकी आंखों में आग भर गई। वो गुस्से से कांप उठा। उसने नेसारोस पर चिल्लाते हुए
उसे इस हाल में पहुंचा देने का दोषी ठहराया। नेसारोस ने खुद को बचाने की कोशिश की। कांपती आवाज में उसने कहा कि यह सब एल्फाबा की वजह से हुआ है, उसने ही ये जादू किया था। लेकिन उसके शब्द बोके के गुस्से को शांत नहीं कर पाए। उधर एल्फाबा ग्लिंडा को ढूंढने निकल चुकी थी। पूरा नगर एक भव्य विवाह की तैयारी में डूबा हुआ था। हर और सजावट, रोशनी और उत्साह था। उसी बीच अचानक एक शीशा चटक गया। ग्लिंडा ने आवाज सुनी और आगे बढ़ी। शीशे के उस पार उसे एहसास हुआ, वहां एल्फाबा खड़ी है। ग्लिंडा ने तुरंत उसे भीतर आने दिया। अंदर पहुंचते ही एल्फाबा ने कहा कि उसे जादूगर से मिलना है, अभी। इसी वक्त ग्लिंडा ने भरोसा दिलाया कि वो जादूगर को समझा सकती है, बात कर सकती है। लेकिन एल्फाबा ने कुछ नहीं कहा। पल भर में वो वहां से गायब हो गई। अगले ही क्षण एल्फाबा जादूगर के सामने खड़ी थी और उसके पीछे पीछे ग्लिंडा भी वहां पहुंच गई। एल्फाबा ने जादूगर के सामने खड़े होकर साफ शब्दों में मांग रख दी। उसने कहा कि वो ओज के सभी लोगों को सच बताए कि उसके पास कोई असली शक्ति नहीं है और वो ग्रिमोरी पढ़ तक नहीं सकता। एल्फाबा की आवाज में टूटे हुए भरोसे की पीड़ा थी। उसने कहा कि उसने उसे ओज का महान और अद्भुत जादूगर समझा था, और आज उस भ्रम के टूटने के बाद वो कभी पहले जैसी जिंदगी में लौट नहीं सकती। जादूगर ने ठंडी मुस्कान के साथ उसका जवाब दिया। उसने कहा कि लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, वे उसी की बातें सुनते रहेंगे क्योंकि उन्हें वही सुनना अच्छा लगता है। उसने बेझिझक स्वीकार किया कि प्रशंसा पाना, लोगों का प्यार और सम्मान, ये सब उसे बहुत अच्छा लगता है और वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। फिर उसने एल्फाबा को अपने साथ आने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि अगर वो उसके साथ खड़ी हो जाए तो लोग फिर से उस पर विश्वास करने लगेंगे, उसका नाम दोबारा आदर से लिया जाएगा। ग्लिंडा ने भी बात आगे बढ़ाई। उसने कहा कि अगर एल्फाबा उन दोनों के साथ हो जाए तो ऐसी कोई लड़ाई नहीं रहेगी जिसे वे जीत न सकें। कुछ पल के लिए माहौल बदल गया। तीनों के चेहरों पर मुस्कान आई और वे खुशी में झूम उठे, मानो उस तनाव भरे पल में दुनिया हल्की हो गई हो। लेकिन तभी एल्फाबा को कुछ समझ आ गया। उसकी मुस्कान थम गई। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि वो ये प्रस्ताव केवल एक शर्त पर स्वीकार कर सकती है। उसने कहा, अगर वे खुद को साबित करना चाहते हैं तो उन्हें जानवरों को दोषी ठहराना बंद करना होगा। उन्हें वापस ओज में सम्मान के साथ जगह देनी होगी और सबसे जरूरी, पंख लगे बंदरों को आजाद करना होगा। जादूगर ने एल्फाबा की शर्त मान ली। यह सुनकर ग्लिंडा को सच्ची खुशी महसूस हुई। उसे लगा शायद हालात अब सच में सुधर सकते हैं। जादूगर ने एल्फाबा को एक चाबी थमाई। एल्फाबा ने उससे एक दरवाजा खोला जिसके पीछे पंख लगे बंदर कैद थे। जैसे ही चिस्ट नीचे उड़कर आया, एल्फाबा की आंखें नम हो गई। उसने उनसे अपने किए की माफी मांगी और कहा कि अब वे आजाद हैं। वे जहां चाहे जैसे चाहे उड़ सकते हैं। जादूगर के वहां से जाते ही चिस्ट वापस आया। उसने एल्फाबा को एक छुपा हुआ दरवाजा दिखाया। जैसे ही वो दरवाजा खुला, एल्फाबा स्तब्ध रह गई। उसके पीछे हजारों बंदर कैद थे। उधर दूसरी ओर ग्लिंडा धीरे धीरे अपनी शादी की ओर बढ़ रही थी। हर कदम भारी लग रहा था। एल्फाबा आगे बढ़ी और एक विशाल कक्ष में पहुंची जहां सैकड़ों जानवर पिंजरों में बंद थे। तभी जादूगर वहां आया और बेपरवाही से बोला कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। ये सुनते ही एल्फाबा का खून खौल उठा। उसी समय विवाह की रस्मों के बीच फियरों को कुछ गलत होने का एहसास हुआ, जैसे कोई अनदेखा तूफान ओज की ओर बढ़ रहा हो। गुस्से से भरी एल्फाबा ने एक एक कर सभी पिंजरों के ताले खोल दिए। जानवर आजाद हो गए। डर के मारे जादूगर अपनी जान बचाकर भागा। अगले ही पल जानवर विवाहस भाव में टूट पड़े। हर तरफ अफरातफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। चीखे, भगदड़ और डर, पूरा महल अराजकता में डूब गया। जादूगर भागकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी एल्फाबा उसके सामने झाड़ू लेकर आग खड़ी हुई। उसका रास्ता रोकते हुए, अड़िग, क्रोधित और पूरी तरह तैयार, फियरो वहां पहुंचा और उसने एल्फाबा पर बंदूक तान दी। एक पल के लिए माहौल जम गया, लेकिन अगले ही क्षण उसने एल्फाबा की झाड़ू उसे लौटा दी और घूमकर बंदूक जादूगर की ओर तान दी। बिना हिचकिचाए उसने जादूगर को एक पिंजरे में बंद कर दिया। उसी समय ग्लिंडा वहां पहुंची। उसने फियरों को जादूगर को धमकाते देखा और ठिठक गई। फियरो ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि वो एल्फाबा के साथ जा रहा है। उसकी ये बात सुनकर दोनों हैरान रह गए। ग्लिंडा ने इसे गलत समझ लिया। उसे लगा कि एल्फाबा और फियरों के बीच कोई रिश्ता है। दिल टूटने की पीड़ा में उसने बस इतना कहा कि वे दोनों चले जाएं। अशांति के बाद मॉरिबल वहां पहुंची। तब ग्लिंडा ने एक योजना सुझाई। नेसारोस के नाम पर यह अफवाह फैलाई जाए कि वो खतरे में है, ताकि एल्फाबा उसकी मदद को आए और उसे पकड़ा जा सके। उधर फियरो और एल्फाबा उसके ठिकाने पर पहुंचे। एल्फाबा को यकीन नहीं हो रहा था कि वो आखिरकार उसी पल में खड़ी है जिसका सपना उसने कभी देखा था। फियरो ने उसकी ओर देखते हुए कहा कि वो सुंदर है, कि उसे उससे प्रेम हो गया है और वो भी इसी क्षण का इंतजार कर रहा था। भविष्य की कोई परवाह किए बिना दोनों एक दूसरे को थामे हुए हवा में तैरने लगे। उसी ऊंचाई में उन्होंने एक दूसरे को चूमा, लेकिन उसी समय मॉरिबल ने एक भयानक मंत्र पढ़ा। पूरा नगर उथल पुथल में डूब गया। महल के चारों ओर गड़गड़ाहट फैल गई और एक विनाशकारी बवंडर बन गया।
नेसारोस बोके को ढूंढ रही था, तभी वो बवंडर उसी की ओर बढ़ने लगा। एल्फाबा ने उसकी चीखें सुनी। उसने देखा कि वो बवंडर रास्ते में घरों को तबाह करता हुआ नेसारोस की ओर बढ़ रहा है। उसका दिल दहल उठा। उसने फिएरो से कहा कि उसे बचाने जाना होगा। जाने से पहले फिएरो ने कहा कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, चाहे जो भी हो। एल्फाबा अपनी झाड़ू पर सवार होकर नेसारोस की ओर उड़ गई। रास्ते में फिएरो का सामना पंख लगे बंदरों से हुआ। अगले दिन ग्लिंडा उस स्थान पर पहुंची जहां एक घर नेसारोस पर आकर गिर चुका था। एल्फाबा भी अपनी बहन का शोक मनाने वहां पहुंची। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में आग थी। उसने आरोप लगाया कि वो बवंडर कोई हादसा नहीं था, बल्कि जानबूझकर रचा गया था। उसने गुस्से में कहा कि ग्लिंडा ने नेसारोस के जूते एक ऐसी लड़की को दे दिए जो उनके लायक ही नहीं थी। ग्लिंडा ने भी पलटकर जवाब दिया। उसने कहा कि एल्फाबा ने भी वो चीजें ली हैं जो कभी उसकी नहीं थी। ये सुनते ही एल्फाबा का धैर्य टूट गया। उसने कड़वे स्वर में कहा कि फिएरो ने कभी ग्लिंडा से प्रेम नहीं किया, वो अब उसका है। इन शब्दों ने ग्लिंडा को झकझोर दिया। आवेश में आकर उसने एल्फाबा को थप्पड़ मार दिया। अगले ही पल एल्फाबा ने भी उसे थप्पड़ जड़ दिया। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। तभी अचानक सैनिक वहां पहुंच गए। उसी पल एल्फाबा को एहसास हो गया, ये सब एक जाल था जो ग्लिंडा ने बिछाया था। सैनिकों ने एल्फाबा को पकड़ लिया। तभी फिएरो पंख लगे बंदरों के साथ वहां पहुंचा। उसने सैनिकों को चेतावनी दी, अगर उन्होंने एल्फाबा को नहीं छोड़ा तो वो ग्लिंडा को मार डालेगा। इसी बीच वे एल्फाबा तक पहुंच गए। फिएरो ने उसकी ओर देखते हुए कहा कि वो अकेले चली जाए। एल्फाबा झाड़ू पर सवार होकर निकल गई और पंख लगे बंदर उसकी रक्षा के लिए उसके पीछे पीछे उड़ गए। कुछ देर बाद जब फिएरो ने आत्मसमर्पण कर दिया तो सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। एल्फाबा बंदरों के साथ महल पहुंची। वहां उसने फिएरो को पीड़ा और मृत्यु से बचाने के लिए एक मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ग्रिमोरी के शब्द उसे समझ में नहीं आ रहे थे। जैसे जैसे वो मंत्र गाती गई, उसकी आंखों के सामने दृश्य उभरने लगे। छोटी नेसारोस, डॉक्टर डेलामेंट और फिएरो जो एक खंभे से बंधा हुआ था। क्रोध और पीड़ा में डूबी एल्फाबा ने अपनी अपार शक्ति को खुला छोड़ दिया। उसने पंख लगे बंदरों की एक पूरी सेना रच दी और उसी क्षण कसम खाई कि वो फिर कभी कोई भला काम नहीं करेगी। फिएरो की मृत्यु पर उबलती हुई मॉरिबल ने कहा कि अब वे उस बाहर से आई लड़की, शेर और बोके का इस्तेमाल कर सकते हैं। जादूगर ने आदेश दिया कि डायन को मरा हुआ या जिंदा किसी भी हालत में पकड़ कर लाया जाए। लोगों को इकट्ठा किया गया, भीड़ को भड़काया गया। उनसे कहा गया कि वो डायन एक राक्षसी है जिसने एक आदमी को चांदी के बक्से में बदल दिया और एक मासूम डरे हुए शेर के शावक को वश में कर लिया। और इसी नफरत और डर के बीच ओज में एल्फाबा के खिलाफ युद्ध की आग जला दी गई। ग्लिंडा ये सब देख रही थी, चुपचाप, भीतर ही भीतर टूटती हुई। अंततः वो मॉरिबल के सामने पहुंची। उसने उससे रुकने को कहा और सीधे सवाल किया, नेसारोस पर आया वो बवंडर क्या सच में सिर्फ एक हादसा था? मॉरिबल के चेहरे पर एक पल के लिए झिझक आई, फिर सच सामने आ गया। उसने मान लिया कि बवंडर उसी ने रचा था। ठंडे स्वर में उसने ग्लिंडा से कहा कि वो मुस्कुराती रहे और चुप बनी रहे, लेकिन ग्लिंडा अब वैसी नहीं रही थी। उसने अपना मुकुट त्याग दिया, अपने भव्य वस्त्र उतार दिए और बिना किसी शोर के घोड़े पर सवार होकर वहां से चली गई। उधर पूरा नगर डायन के खिलाफ इकट्ठा हो रहा था। नफरत, डरे हुए चेहरे और भड़की हुई आवाजें, हर और बस एक ही नाम गूंज रहा था। एल्फाबा ने पंख लगे बंदरों को आदेश दिया कि वे डोरोथी को ढूंढें और उसकी बहन के जूते वापस लाएं। बंदरों ने डोरोथी का अपहरण कर लिया। इसी बीच ग्लिंडा एल्फाबा के पास पहुंची और उसे चेतावनी दी कि वे सब उसके पीछे आ रहे हैं। एल्फाबा ने शांत स्वर में कहा कि फिएरो अब नहीं रहा और अब वो स्वयं को सौंपने का मन बना चुकी है। उसने ग्लिंडा से कहा कि वो यहां से चली जाए। उसने वादा किया कि वो कभी अपना नाम साफ करने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि लोगों को किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जिसे वे दुष्ट कह सकें। उसने कहा कि वो ग्लिंडा की रक्षा करना चाहती है। वो चाहती है कि ग्लिंडा जीवित रहे और वो सब करे जो एल्फाबा कभी नहीं कर पाई। एल्फाबा ने ग्रिमोरी ग्लिंडा को सौंप दी। उसने कहा कि अब ये किताब उसी की है ताकि वो सीखे, बदले और ओज को एक बेहतर जगह बना सके। उसने भारी मन से कहा कि ग्लिंडा ही उसकी इकलौती सच्ची मित्र रही है। ग्लिंडा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा कि वो आज जो कुछ भी है एल्फाबा की वजह से है। उसे जानना, उसके साथ रहना उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गया। और उसी पल बिना किसी नारे के दोस्ती ने उस दुनिया को बदल दिया, हमेशा के लिए, अच्छे के लिए। एल्फाबा ने धीरे से ग्लिंडा से माफी मांगी उन झूठे आरोपों के लिए जो उसने गुस्से और दर्द में उससे कह दिए थे। ग्लिंडा ने कुछ नहीं कहा, वो बस आगे बढ़ी और दोनों एक दूसरे से कसकर लिपट गई। ये उनका आखिरी साथ था। आंसुओं के बीच, बिना किसी वादे के, एल्फाबा ने ग्लिंडा को एक कमरे में छुपा दिया। जाता हुआ हर पल भारी था। दोनों रोती रहीं जब तक अलग होने का समय आ नहीं गया। छुपते हुए ग्लिंडा चाहती थी कि डोरोथी आए, कि वो एल्फाबा पर पानी फेंके, कि सबको यही लगे कि एल्फाबा पिघल चुकी है। वही हुआ। डोरोथी ने पानी उड़ेला। एल्फाबा गिर पड़ी, उसकी झाड़ू ले ली गई और डोरोथी वहां से चली गई। ग्लिंडा चुपचाप ये सब देखती रही। पीछे बस एल्फाबा की टोपी बची रह गई। चिस्ट ग्लिंडा के पास आया और उसे एक शीशी दी। वो एल्फाबा की थी, उसकी मां की। ग्लिंडा वो शीशी जादूगर के पास ले गई और उसे बताया कि ये एल्फाबा की मां की निशानी है।
जादूगर ठिठक गया। उसे याद आया, वो नृत्य, वो स्त्री, वो बीती हुई जिंदगी। उसने शीशी को पहचान लिया। उसी पल उसे एहसास हुआ, एल्फाबा उसकी बेटी थी। ग्लिंडा ने उससे कहा कि वो ओज छोड़ दे, और इस बार स्थायी रूप से। फिर वो मॉरिबल के पास पहुंची और उसे दिखाया कि जादूगर जा चुका है। उसकी सत्ता खत्म हो चुकी थी। पंख लगे बंदर मॉरिबल को उठाकर दूर ले गए। कुछ समय बाद ग्लिंडा ने लोगों के सामने डायन की मूर्ति जला दी, ठीक वैसे ही जैसे एल्फाबा चाहती थी। जब वो वहां से जाने लगी तो एक छोटी लड़की ने उससे पूछा, क्या वह सच में एल्फाबा की मित्र थी? ग्लिंडा ने बिना झिझक स्वीकार किया। उसने ओज के लोगों से, जानवरों और इंसानों दोनों से कहा कि वे सब दोस्त हैं, और अगर वे उसे इजाजत दें तो वो इस दुनिया को बदलने में मदद करना चाहती है। जानवरों को फिर से सम्मान के साथ अपनाया गया। ओज ने दोबारा सांस ली। नगर फिर से खिल उठा। उधर फिएरो उस जगह गया जहां सब मानते थे कि एल्फाबा मरी थी, लेकिन वहां उसने उसे जिंदा पाया, छुपी हुई, मुस्कुराती हुई। उसने फिएरो को देखा। वो बदला हुआ था। उसने कहा कि वो अच्छा लग रहा है, और ये जानकर खुश हुई कि वो बच गया। दोनों ने बिना शोर के ओज छोड़ दिया। एल्फाबा ने अपनी टोपी पीछे छोड़ दी। वे रेगिस्तान की ओर बढ़ते चले गए, ओज से परे। और दूर एक ऊंची छत पर ग्लिंडा ग्रिमोरी पकड़े खड़ी थी। कहानी खत्म हुई, लेकिन असर हमेशा के लिए रह गया। फॉर गुड। ऐसी ही पूरी फिल्मों की भावनात्मक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।